अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। तो बेटा ओआरसीसी आपके साथ डिस्कस हो चुका है और चैप्टर एसी में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आज, जो आपके पेपर के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एसी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं और इसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी y है, एक क्वांटिटी y है जो टाइम पे डिपेंड करती है, एक क्वांटिटी y है, तो हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, ये वेरिएबल क्वांटिटीज के लिए वैलिड होती है। ये सिग्निफिकेंट, इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो खाली वेरिएबल्स में हम लोग देखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अगर कोई पैरामीटर है उसका एवरेज वैल्यू भी वही आता है, उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी वही होता है। तो हम एवरेज, मीन या रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज खाली वेरिएबल पैरामीटर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो हमारे पास क्वांटिटी y है, ये टाइम पे डिपेंड करती है बेटा। तो इस y का अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना होगा, तो अगर इस y का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे किसी टाइम इंटरवल t1 से लेके t2 तक, फ्रॉम टाइम t1 टू t2, अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूंगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dt अपॉन इंटीग्रल dt अंडर लिमिट्स t1 to t2, t1 to t2. This is the equation or technique, to calculate the average value of the quantity. अब देखो बेटे, इसमें जो न्यूमरेटर यहां पे है इंटीग्रल y dt, इसकी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ग्राफिकली ये हमें बताता है इट्स एरिया अंडर y t ग्राफ, एरिया अंडर वाई टी ग्राफ अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी की इंटीग्रेशन टी अंडर लिमिट्स t1 टू t2, दैट्स डेल्टा टी। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू अगर हमें ग्राफिकली निकालना होगा किसी भी क्वांटिटी का जो टाइम पे डिपेंड करेगी, तो उसका एवरेज वैल्यू आता है एरिया अंडर कर्व इन दैट इंटरवल डिवाइडेड बाय द इंटरवल। नाउ फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें साइनोसाइडल फंक्शंस, चाहे वो साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, इनका एवरेज वैल्यू निकालना होगा, सबसे पहले मैं ले लूंगा साइन ओमेगा टी। मेरे पास एक क्वांटिटी है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ये क्वांटिटी y टाइम पे डिपेंड करती है। t का वैल्यू चेंज करने पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट मीन्स y डिपेंड्स अपॉन t और y इज द फंक्शन ऑफ t। अब इस साइन ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ देखेंगे, तो इसका ग्राफ हम सबको पता है, क्लास 11th एसएचएम में भी हमने देखा था, 12th एसी में भी देखा था। तो इसका ग्राफ जो आता है वो कुछ इस तरह का होता है। यह है साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब देखो बेटे, ये जो फंक्शन है इट्स पीरियोडिक फंक्शन। इसमें पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव आ रहा है। यहां पे जो टाइम है, दिस टाइम इज पाई बाई ओमेगा एंड दिस टाइम इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस साइन ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड है दैट्स 2 पाई बाई ओमेगा। अब अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहूंगा, इसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा एक फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल का मतलब ये स्टार्ट होगा t0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक। अब हम इसी साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू देखेंगे फॉर फुल साइकिल। अब देखो मेरे बेटे, फुल एवरेज वैल्यू जो है दैट्स एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस फुल साइकिल में पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव एरिया है, दूसरे हाफ साइकिल का एरिया नेगेटिव है। तो टोटल एरिया इनसाइड द कर्व और टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज 0। जब एरिया 0 आएगा तो एवरेज वैल्यू भी फुल साइकिल के लिए क्या होगा बेटे, इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे दैट्स 0। इसी तरह अगर हमें कॉस ओमेगा टी का देखना होगा, अगर हमारे पास फंक्शन होगी y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का जो ग्राफ होता है वो पीक से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कॉस का ग्राफ पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। इसमें भी जो टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल है दैट्स अगेन
2 पाई बाई ओमेगा। और यहां पे देखो बेटे, अगर यहां पे हमें एवरेज वैल्यू निकालना होगा, दैट्स एरिया अंडर कर्व, एवरेज वैल्यू ऑफ y या एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व अपॉन टाइम इंटरवल। सबसे पहले इस इंटरवल में ये हाफ एरिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दो का सम इसके बराबर होता है, तो नेट एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व इज अगेन जीरो। दैट्स व्हाई एरिया एंड और एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल इज आल्सो जीरो। तो अब हमने दो चीजें याद रख ली। पहला पॉइंट, साइन ओमेगा टी का एरिया फुल साइकिल के लिए जीरो होता है, cos ओमेगा टी का एरिया cos ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो होता है। ये साइन 1 ओमेगा टी के लिए वैलिड है, साइन 2 ओमेगा टी के लिए भी वैलिड है, साइन n ओमेगा टी कोई भी वैल्यू यहां पे हो तो साइन n ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो, cos n ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए जीरो। इसी तरह अब एक और पॉइंट आएगा बेटे, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब अगर हमारे पास y होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का हमने ग्राफ देखा, ये था बेटे साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब अगर हमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ देखना होगा, जब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा मगर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब दोनों साइकिल्स, पहला हाफ साइकिल पॉजिटिव और दूसरा हाफ साइकिल भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब देखो बेटे, इस केस में जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरह का हो रहा है। यहां तक टाइम पीरियड आया था बेटे 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां तक जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, और यहां पे जो टाइम है दैट्स पाई बाई ओमेगा। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी में, इस पीरियोडिक फंक्शन में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटे, तो टाइम पीरियड 0 से पाई बाई ओमेगा तक आ रहा है। ये रिपीट हो रही है आफ्टर पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब इस केस में जो टाइम पीरियड है दैट इज पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी डबल होने का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो चुकी है। अब देखो बेटे, जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसमें हम लोग एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो ये अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मुझे बोलो बेटे, एवरेज वैल्यू अभी हमने देखा दैट इज इक्वल टू y के बदले साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी। अब ये जो फुल साइकिल इस टाइम हमारा है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा, 0 टू पाई बाई ओमेगा। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बदले हम लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। क्लियर? अब देखो, यहां पे इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो आएगा 1 डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय टी फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा। तो टाइम का जो वैल्यू है ये वेरी हो रहा है 0 टू पाई बाई ओमेगा। क्लियर? नाउ हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 है,
cos ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसका वैल्यू 0 आएगा। ये इंटीग्रल हमने देखा, दिस एरिया अंडर cos 2 ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to पाई बाई ओमेगा फॉर फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटे, डिवाइडेड बाई 2, 1/2 भी था यहां पे, सॉरी, तो 1/2 बाहर, तो ये आएगा बेटे 1/2 dt की इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, पाई बाई ओमेगा, माइनस इसका एवरेज वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई dt की इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई ओमेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटे पाई बाई ओमेगा। अब पाई बाई ओमेगा कैंसल, तो एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आ रहा है 1/2। क्लियर? चलिए बेटा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बेटी वो अमाउंट ऑफ कांस्टेंट करंट होगा जिसकी वजह से सेम हीट प्रोड्यूस होगी एज प्रोड्यूस्ड बाय एसी ड्यूरिंग सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले लिख लो IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज दैट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट DC करंट, DC current flowing across resistor produces same heat as produced by AC during same interval of time. देखो, अगर ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमने साइनोसाइडल करंट वेरिएबल सोर्स दिया है, एसी सोर्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं। इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट्स आर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एसी मैंने फ्लो करवाया इससे। जब हम एसी फ्लो करवाते हैं रेजिस्टर के थ्रू तो रेजिस्टर हीट अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एसी कुछ यहां से फ्लो करवाया और इस रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो चुकी है, फॉर एग्जांपल वो हीट प्रोड्यूस हो चुकी है 10 जूल्स। कितने टाइम में? ये 10 जूल हीट प्रोड्यूस हो चुकी है 2 सेकेंड्स में। क्लियर? तो 2 सेकेंड्स में जो हीट प्रोड्यूस हो चुकी है इस रेजिस्टर के थ्रू दैट्स इक्वल टू 10 जूल्स। अब कितना डीसी करंट मैं इसी रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कराऊंगा 2 सेकेंड्स के लिए, जिसकी वजह से भी हीट कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए? 10 जूल्स। एंड दैट वैल्यू ऑफ डीसी करंट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। क्लियर? चलिए, अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? देखो बेटे, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। हम लोग क्वांटिटी का, जिसका भी हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना होगा, चाहे वो करंट का हो या वोल्टेज का हो, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद इस क्वांटिटी का मीन ले लेंगे और मीन निकालने के बाद फाइनली उसका हम रूट ले लेंगे। चलिए बेटा, हम लोग जानते हैं, लेट I is equal to I naught sine of omega t flows across circuit. I equal to I naught sine of omega t flows across circuit. सर्किट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटे? I is equal to I naught sine of omega t. तो स्क्वायर करना है सबसे पहले। बोलो I स्क्वायर किसके बराबर होगा? I स्क्वायर आएगा बेटे I naught स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और स्टेप नंबर सेकंड, 3 स्टेप्स में IRMS निकलेगा। पहला स्टेप स्क्वायर द फंक्शन, सेकंड स्टेप कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड फाइनली कैलकुलेट द रूट।
तो पहला स्टेप हमने देखा करंट कितना था, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर, तो स्क्वायर करके ये वैल्यू आया। सेकेंड स्टेप, अब इसी स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को हमें मीन निकालना है, तो दिस इज नोन एज मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। पहले स्क्वायर किया, अब मीन किया, इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन निकालो बेटे, तो वो आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये है हमारा मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो बेटे, आई नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा यहां पे आई नॉट स्क्वायर बाहर, मीन स्क्वायर वैल्यू में आई नॉट स्क्वायर बाहर। अब किसका मीन निकालना है, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसीलिए मैंने पहले साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिया था, और एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली इसी तरह लिखा है बेटे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन वैल्यू बोलो जल्दी से बेटे, दैट्स 1/2। तो हम लिखेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, that is equal to I naught square divided by 2. Now what's I naught square by 2? This is mean square value of current per full cycle. Now last point, finally स्क्वायर भी किया, मीन भी किया, अब हमने क्या करना है, इसी का रूट लेना है। तो क्या मैं कह सकता हूं IRMS इज द रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसलिए हम इसको RMS पढ़ते हैं। दिस इज रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए तो इसी का रूट ले लो, वो आएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर एज आई नॉट आएगा, तो आंसर हमें मिलेगा आई नॉट बाई रूट 2। सिमिलरली अगर आपके पास या आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो आप यहां पे I के बदले V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, फिर स्क्वायर करके V स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख लोगे। तो उसके बाद आप इस V स्क्वायर का मीन निकालोगे, दैट्स मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड फाइनली यू विल कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट विल बी एग्जैक्टली V नॉट बाई रूट 2। क्लियर? चलिए बेटा, नाउ our second topic is, second question is very important question, power in series LCR circuit। तो हमने AC अक्रॉस सीरीज LCR सर्किट डिस्कस किया है। सीरीज LCR सर्किट में हम लोगों ने सबसे पहले उसमें वोल्टेज देखी थी, उसमें करंट देखा था, उसमें वोल्टेज की वो ट्रायंगल देखी थी, इंपीडेंस ट्रायंगल देखी थी, उसमें वो फाई का वैल्यू निकाला था, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R या XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, डिपेंड्स अपॉन वेदर XL इज ग्रेटर देन XC और XC इज ग्रेटर देन XL। वो ट्रायंगल्स पूरा आप लोगों ने निकाला है था। चलिए बेटा, अब हमें कैलकुलेट करना है पावर इन सीरीज LCR सर्किट। सबसे पहले हम लोग एक सीरीज LCR सर्किट यहां पे ड्रा करेंगे। दिस इज आवर रजिस्टर, दिस इज आवर इंडक्टर एंड दिस इज आवर कैपेसिटर। इसके अक्रॉस हमें कौन सी सप्लाई देनी है, साइनोसाइडल सप्लाई वोल्टेज, साइनोसाइडल सोर्स जो ये AC सोर्स हमारा है। इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट्स R, इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है दैट्स L, इस कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है उसको C से डिनोट करेंगे। इसी को बोलते हैं सीरीज LCR सर्किट। नाउ हम जानते बेटे, तो लिख लो सबसे पहला पॉइंट, तो पावर इज डिफाइंड एज, या पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, पावर इज डिफाइंड एज rate of consumption of energy rate of consumption of energy by the circuit per unit time, per unit time. Clear? Now
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था पावर जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पावर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, पावर इज आल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, इज प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? नाउ सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे जो वोल्टेज इस एसी सर्किट में, इस एलसीआर सर्किट में जो इनपुट वोल्टेज हमने दी, लेट द voltage supplied by the source is given as, supplied by external AC source is, वो हम मानते हैं बेटे V is equal to V naught sin of omega t। आपके सिलेबस में जो एसी है वो खाली साइनोसाइडल एसी है, वरना इसके बिना भी इनफाइनाइट एसी सोर्स के इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ एसी हो सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस में खाली साइनोसाइडल है, इसलिए हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और करंट, जो करंट फ्लोइंग इन सर्किट है, एंड करंट फ्लोइंग इन सर्किट वो हम मानेंगे I इज इक्वल टू कितना बेटे? I इज, वो भी साइनोसाइडल, I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस द करंट इन द सर्किट। वोल्टेज कितना? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट कितना? I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द फेज ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी? व्हाट इज द फेज ऑफ करंट ओमेगा टी प्लस फाइव? तो हम कह सकते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में कोई आर्बिट्री फेज डिफरेंस फाई हम मानेंगे, ठीक है। ये हमें फिर आगे पता चलेगा इंपीडेंस एलसीआर के, एलआरसी के वैल्यूज को देख के, फ्रीक्वेंसी को देख के कि ये फेज कितना हो सकता है। चलिए, अब ये जो पावर होता है इंस्टेंटेनियस पावर पीटी, ये मैं मानूंगा बेटे इट्स वोल्टेज वीटी इनटू करंट आईटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये जो पावर आएगा P इज इक्वल वोल्टेज के बदले V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट के बदले I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज आवर करंट इनटू वोल्टेज। अब यहां पे एक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, दैट इज साइन A प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है, हाँ, साइन ए, शाबाश, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी। क्लियर? चलिए, तो हम लिख सकते हैं जो पावर आएगा इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज इक्वल टू, वो होगा वी नॉट इंटू आई नॉट, V नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी तो है ही, और यहां पे जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये वाला, सॉरी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी। तो मैं लिख सकता हूं कि ये आएगा साइन ए के बदले ओमेगा टी, बी के बदले फाइव, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए के बदले ओमेगा टी साइन फाइव। क्लियर? चलिए, नाउ पावर जो होगा इंस्टेंटेनियस पावर पी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू आई नॉट। अब इस साइन ओमेगा टी से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में है cos ऑफ फाई। फाई इज कांस्टेंट वैल्यू एंड cos फाई इज अगेन कांस्टेंट, sin फाई इज अगेन कांस्टेंट, प्लस अब इसी sin ओमेगा टी से cos ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी।
इंटू साइन फाई। चलिए, प्योर मैथमेटिक्स यहां पे यूज हो रहा है। तो पी टी इज इक्वल, दिस इंस्टेंटेनियस पावर, तो इसको थोड़ा सा और हम सिंपल कर सकते हैं, वो आएगा वी नॉट आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा बाई 2, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है बेटा साइन 2 थीटा इक्वल टू, हाँ यहां पे एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन 2 थीटा की, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आएगा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यह है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बदले में लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाई 2। दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस पावर। अब अगर हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि ये पावर टाइम डिपेंडेंट है, ये पावर फंक्शन ऑफ टाइम है, ये डिपेंड करता है टाइम पे। अब हम इसी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर जो होगा, एवरेज पावर जो आएगा, दैट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई। चलिए बेटा, इसी का आएगा एवरेज वैल्यू। इसमें कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो। सबसे पहले वी नॉट बाहर, आई नॉट बाहर। चलिए, यहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई बाहर, प्लस यहां पे साइन फाई बाहर, एवरेज खाली किसका, साइन 2 ओमेगा टी का, एवरेज वैल्यू खाली साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू। चलिए, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, दिस पर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू का, सॉरी साइन ओमेगा टी का फुल एवरेज वैल्यू वो होता है 0, कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0। तो हम पावर का जो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं वो निकालते हैं हम लोग फुल साइकिल के लिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर फॉर फुल साइकिल इज, तो साइन 2 ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0। तो अगर ये टर्म 0 हो रही है तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर साइन 2 ओमेगा टी 0 है तो 0 इंटू साइन फाई इज 0। तो यहां पे देखो, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट्स 1/2। तो एवरेज पावर जो आएगा वो होगा वी नॉट इंटू आई नॉट। व्हाट्स एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज 1/2 इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस 0 का 0 इंटू एनीथिंग इज 0। चलिए, तो एवरेज पावर आएगा दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। इसको मैं और थोड़ा सा सिंपल कर लूंगा बेटे, इसको मैं इस 2 के बदले मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2। तो मैं लिखूंगा बेटे वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2। हमने इसको √2 क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं वी नॉट बाई √2 इज वी आर एम एस एंड आई नॉट बाई √2 इज आई आर एम एस। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आएगी एवरेज पावर की इक्वेशन है वी आर एम एस। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इंटू cos of phi. This is the average power consumed by series LCR circuit. Clear? Now, one more point. चलिए बेटा, अब इसका मतलब VRMS तो कांस्टेंट वैल्यू है,
IRMS तो कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब बेटे जो ये VRMS है या ये IRMS है, अगर इतने वैल्यूज के DC को हम किसी भी सर्किट के अक्रॉस, किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कराएंगे, उसके थ्रू भी उतनी ही हीट होगी, VRMS इंटू IRMS। नाउ जो ये RMS वैल्यू होता है, इस RMS वैल्यू को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए, अब इसमें तीन पैरामीटर्स है, वन इज VRMS, सेकंड इज IRMS एंड थर्ड वन इज cos ऑफ फाई। जो ये cos फाई होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का। इस cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटे, इट्स नोन एज पावर फैक्टर। अब अगर हम याद कर लेंगे बेटे, जो इंपीडेंस ट्रायंगल हमने बनाई थी, जो वोल्टेज ट्रायंगल बनाई थी, सबसे पहले आप मुझे बोलो बेटा, यहां से क्या आया था? दिस वाज आवर R एंड दिस वाज आवर XL माइनस XC एंड दिस वाज आवर Z. Z was under root of R square plus XL minus XC का whole square. This triangle was possible when XL is greater than XC. This is our phase angle phi. This is our net impedance, or it's our net voltage, net impedance, and this is our resistance. Clear? तो इस ट्रायंगल में, इस इंपीडेंस ट्रायंगल में अगर मैं cos phi निकालूंगा तो cos phi आएगा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज आवर R एंड हाइपोटेन्यूस इज आवर Z, तो मैं लिख सकता हूं इट्स R by Z. तो पावर फैक्टर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस ऑफ सर्किट. क्लियर? नाउ एक और ट्रायंगल हमने पढ़ी है जिसको हमने नाम दिया था वोल्टेज ट्रायंगल, और वोल्टेज ट्रायंगल में यहां से जो वोल्टेज आई थी दैट वाज VR, और यहां से जो वोल्टेज आई थी दिस वाज VL माइनस VC. जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा था कैपेसिटर से, तब जाके ये हमारी फेजर डायग्राम बन चुकी थी, और दिस वाज आवर नेट वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स. तो अगर हम यहां देखेंगे, दिस इज आवर फेज एंगल फाई, यहां से नेट वोल्टेज, और जहां से रेजिस्टर का वोल्टेज होगी वहां से ही करंट भी होता है, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में V और I इन फेज होते हैं. तो यहां से करंट का फेजर वेक्टर आएगा, यहां से वोल्टेज का फेजर वेक्टर आएगा. अब ये तो आएगा हमारा नेट फेजर डायग्राम. चलिए बेटा, अब अगर इस केस में भी, इस ट्रायंगल में भी हमें cos फाई निकालना होगा, तो cos फाई आएगा, बोलो बेटे, बेस इज VR अपॉन हाइपोटेन्यूस इज V. तो हम पावर फैक्टर को तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस, सेकंड इज रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अपॉन नेट सप्लाइड वोल्टेज, थर्ड इज, और एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, वो ये है बेटे, जो अपरेंट पावर होता है, जो अपरेंट पावर होता है दैट इज इक्वल टू VRMS into IRMS. This is known as apparent power. Product of RMS value of voltage and current, this is known as apparent power. And true power जो है, actual power जो है, वो हमने निकाला, वो कितना आया था? VRMS IRMS cos of phi. अगर मैं एक्चुअल पावर को apparent पावर से डिवाइड करूंगा, P actual अपॉन P apparent, वो भी आता है बेटे, वो आएगा VRMS IRMS cos of phi डिवाइडेड बाई VRMS IRMS. ये और ये कैंसल, दिस इज अगेन इक्वल टू cos phi. अब पावर फैक्टर को डिफाइन करने के तीन तरीके, पहला रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस, सेकंड रेशियो ऑफ VR अपॉन नेट वोल्टेज, थर्ड रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर अपॉन अपरेंट पावर. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर ये cos phi या अगर phi 0 होगा तो cos phi कितना आता है? 1 होगा. जब cos phi का वैल्यू 1 आएगा, that series LCR circuit behaves as purely resistive circuit. तो ये कंडीशन अटेन होती है सीरीज LCR सर्किट में एक पॉइंट पे, एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसको आपने नाम दिया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या इस कंडीशन को हमने बोला था रेजोनेंस. ये रेजोनेंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है. तो रेजोनेंस में
पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 0। दो अलग अलग चीजें हैं बेटे, एक होता है फेज एंगल, दूसरा है पावर फैक्टर। फेज एंगल का वैल्यू 0 है और पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। चलिए नाउ लास्ट टॉपिक इज, ये भी 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी करंट्स देखो बेटा, जब भी हम किसी भी कंडक्टिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंडक्टिंग लूप है, इस कंडक्टिंग या सर किसी भी शेप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर हो, एक कंडक्टिंग लूप है हमारे पास। इस लूप को अगर मैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इस रीजन में मैं मानूंगा मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। क्लियर? चलो वो इनवर्ड है, आउटवर्ड है, ठीक है, चलिए इनवर्ड ही मानते हैं। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट्स टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। This magnetic field is a function of time. It's a time dependent magnetic field. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो इसका मतलब इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट अगेन चेंजेस विद टाइम। According to Faraday's Lenz's law, whenever there is change in magnetic flux in the loop, current gets induced and that current is known as induced current. और इस लूप में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, एक कुछ सर्कुलर लूप्स कुछ इस तरह के करंट बनाएगा। इन्हीं करंट्स को हम लोग नाम देते हैं, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। वो हम ये कैलकुलेट या चेक कर सकते हैं बाय लेंज़ लॉ, वेदर फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीज होगा तो एक डायरेक्शन, डिक्रीज हो जाएगा फ्लक्स तो दूसरी डायरेक्शन। चलिए इन्हीं सर्कुलर करंट्स को हम लोग नाम देते हैं बेटा एडी करंट्स। तो लिख लो बेटे इसमें, व्हेनेवर a conducting loop whenever a conducting loop is placed in a region where magnetic field varies with time or flux linked with loop, varies with time, the circular currents flow across loop and they are known as eddy currents। और इन्हीं करंट्स को हम एक और नाम देते हैं फोकाल्ट करंट्स। और इनकी एप्लीकेशन क्या है? एक दो एप्लीकेशंस है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में ये यूज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल डैंपिंग में ये यूज होते हैं। एक तो ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल डैंपिंग में, और ये यूज होती है बेटे इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में। क्लियर? और भी कुछ एप्लीकेशंस है, इंडक्शन में भी ये यूज हो जाती है बेटे। दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। और होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग इन 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे से वर्कआउट कर लोगे बेटे, क्योंकि इनमें से ये तीनों क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये पहला और लास्ट वन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, और पावर जो है वो पावर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉरवर्ड।